सो हेलो एवरीवन। सो वेलकम है आप लोगों का ज़ीरो टू हीरो बैच के लाइव क्लास 4 में। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सो हम लोग का अभी फाउंडेशन क्लास चल रहा है, तो फाउंडेशन क्लास में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम लोगों की मीडियम लेवल क्लासेस चलेंगी, उसके बाद एडवांस लेवल की क्लासेस चलेंगी, फिर हम लोग का जो है कि एडवांस लेवल पर हम लोग चलेंगे। तो अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं सो दैट आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो सके। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, देखता हूँ आप लोगों को कुछ पता है। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आप लोगों ने सुना है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है आप लोगों ने सुना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ऑपरेंट और ऑपरेटर्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की क्लास, और बहुत ही डीप लेवल के कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस क्या है। इनपुट आप लोगों ने जैसे देखा होगा, कोई घर में है कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड हो गया। जैसे आपका जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए ये पेन है, डिजिटल पेन। तो ये क्या होगा, एक इनपुट ही हो गया। मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ, कंप्यूटर में इनपुट जा रहा है। ये गेम खेलने के लिए आप लोग शायद देखे होंगे, जॉयस्टिक जो है गेम खेला जाता है, और स्कैनर उसमें डालेंगे तो स्कैन करके कंप्यूटर को भेजता है। बार कोड रीडर हो गया, आप लोग शॉपिंग मॉल में जाएंगे देखेंगे बार कोड रीडर रखा हुआ आता है। तो ये सब इनपुट में आते हैं। डेफिनेशन एक बार आप लोग देख लीजिए, क्या कह रहा है इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन। क्या कह रहा है कि एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो प्रयोग किया जाता है किस लिए, इंस्ट्रक्शन और कमांड को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। कोई भी कमांड इंस्ट्रक्शन को उस हार्डवेयर के जरिए हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। ओके, जैसे कीबोर्ड में हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में चला जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन, हमारा जो भी कमांड देते हैं। स्कैनर में हो गया, ऑप्टिकल पेन से मैं लिख रहा हूँ पेन से, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखा रहा है ना, कितना अच्छा राइटिंग बैठ रहा है। जॉयस्टिक से हम लोग गेम खेलते हैं तो इसका इनपुट कंप्यूटर को जाता है। बार कोड रीडर में हम लोग स्कैन करते हैं, कंप्यूटर और प्रोडक्ट की जो भी आईडी होती है ऑटोमेटिक चली जाती है कंप्यूटर में। तो ये हो गए इनपुट डिवाइस। और बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट ही होता है, बट इसका क्या होता है, इट यूजेस द डेटा दैट इज रिसीव कंप्यूटर टू कैरी आउट अ टास्क। ये कंप्यूटर इसको ये कमांड देगा कि तुम ये आउटपुट जो है यूज़र को दिखाओ। जैसे आप कंप्यूटर या मोबाइल में लगा के सुनते हैं तो हेडफोन क्या करता है, आपको आउटपुट देता है कि आप कौन सा गाना कौन सा सॉन्ग सुन रहे हैं। हेडसेट वही है, स्क्रीन पे क्या करता है कंप्यूटर अपना जो है प्रोसेस करके स्क्रीन पे भेजता है, स्क्रीन आपको दिखाता है आउटपुट। लेज़र प्रिंटर भी क्या करता है, आउटपुट निकाल के देता है। प्लॉटर हो गया, ऐसे आपका इंकजेट प्रिंटर हो गया। स्पीकर क्या होगा, कनेक्ट किए हैं कंप्यूटर में, कोई भी सॉन्ग बजा रहे हैं, स्पीकर आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये हो गया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो आई होप ये फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इनपुट आउटपुट का। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले एक मीम्स वायरल हुआ था राहुल गांधी का, कि हम लोग ऐसा मशीन बनाएंगे कि इधर से इनपुट आलू देंगे, इधर से आलू देंगे और इधर से सोना निकलेगा। तो राहुल गांधी जी ऐसा मशीन बना रहे थे, बट पता नहीं अभी तक बना कि नहीं बना। आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे राहुल गांधी मीम्स आलू एंड सोना तो देखेंगे, उन्होंने अपने जो है कि लेक्चर में कहा है। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कब देखते हैं उनका मशीन बनता है आलू से सोना वाला। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। तो प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है बताइए, आप लोगों ने सुना होगा प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है बताइए। तो प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से डिफाइंड हो, जो चीज़ें क्या हो, पहले से डिफाइंड हो। जैसे यहाँ पर देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन, जो चीज़ें पहले से डिफाइंड हो। इसमें नाम में ही पता चल रहा है प्री डिफाइंड, जो पहले से चीज़ें डिफाइंड हो, बस हमको क्या करना है उसको यूज़ करना है। जैसे वैसे फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल में आपके फंक्शन नाम के जो क्लास चलेगी फंक्शन उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपको बता दे रहा हूँ फंक्शन का मतलब क्या होता है। कुछ पीस ऑफ कोड ऑलरेडी पहले से लिखा होता है, ये जैसे प्री डिफाइन का बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कुछ ऐसा कोड ऑटोमेटिक पहले से लिखा रहता है, हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं, ये हमको प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो हमारा काम आसान करने के लिए होता है। जैसे कंप्यूटर में आप लोग वॉल्यूम बटन देख लीजिए, जो कोई भी देख लीजिए। रियल लाइफ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन में साइड बार में जो है दो बटन्स होते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन का। ठीक, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, अप हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर कोडिंग की गई है कि जब आप लोग ऐसा इंटरेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। तो फंक्शन का मतलब यही होता है कि पहले ही से प्री डिफाइंड कोड लिखा रहता है, उसको यूज़ करेंगे फटाफट आपका काम होने लगेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या होता है प्री डिफाइंड, इसका पहले ही से कोड लिखा गया होता है और ये सिस्टम की लाइब्रेरी में होता है, लाइब्रेरी फाइल्स में इसको अच्छे से डिफाइन किया गया होता है। तो और इसके बारे में बताते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं। ये आपका जो सिस्टम की लाइब्रेरी में होता है, इसको यूज़ कोई भी आप लोग प्रोग्रामर डेवलपर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि उनका कोड जो है एरर ना आए। जैसे
आप कोई बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से ना लिखना पड़ेगी, वो चीज़ पहले ही से लिखी हुई हैं लाइब्रेरी फाइल्स में। तो आप सिर्फ उनको इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम को बहुत ही कम समय में बेटर वे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से नहीं लिखनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीज़ों का कोड ऑटोमेटिक आपसे पहले जो डेवलपर रह चुके हैं उन्होंने लिख दिया है, उन्होंने वो लाइब्रेरी फाइल्स बना दी हैं, सिर्फ आपको उसको इंपोर्ट करना है, आपका प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये होता है मतलब कि आपका बेनिफिट की प्रीडिफाइंड फंक्शन के बारे में आप लोग जानेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा कोड लिख पाएंगे और बहुत जल्दी आप लोग सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आप लोग अभी बिगिनर हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे CLR SCR हो गया, तो ये क्यों यूज होता है कि प्रीवियस जो आउटपुट आया है वो बाद में मतलब रन करने पे दोबारा ना आए, तो पहले की स्क्रीन को क्लियर कर देगा। और प्रिंटअप क्यों होता है, हमारे जो भी हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं अपने विंडो स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देता है। और यहाँ पर स्कैनअप क्यों होता है, हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, स्कैनअप के जरिए इस प्रीडिफाइंड फंक्शन के जरिए हम लोग इनपुट ले सकते हैं यूज़र के। ओके, अब गेट CH क्यों यूज होता है, एक मतलब स्क्रीन को ऐसे तो होल्ड करके रखता है, बट ये सही नहीं है, जब तक कि इसको एक कैरेक्टर ना मिल जाता है यूजर से, ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, जब आप लोग कंसोल विंडो पे चलाते हैं तो जब तक इसको इनपुट ना मिल जाए वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, इनपुट देंगे स्क्रीन गायब हो जाएगी। तो ये टर्बो सी में ज़्यादा यूज होता था। आपका जो ये CLR SCR है ना, पहले जो टर्बो सी चलता था उसमें जब होता था, आप लोग एडिटर जानते होंगे आप लोग, अब तो VS कोड में उतना यूज़ नहीं होता है, बट काम ऐसे करता है। पहले टर्बो सी में ऐसा यूज़ होता था। टर्बो सी सॉफ्टवेयर बहुत पुराना सॉफ्टवेयर 16 बिट कंपाइलर का था, लेकिन अब मॉडर्न कंपाइलर आ गए हैं, जैसे VS कोड में आपका GCC कंपाइलर ये सब आ गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आई होप मतलब प्रीडिफाइंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि प्रीडिफाइंड का मतलब ये होता है कि पहले से चीज़ें बना के रखी गई हैं, आपको यूज़ करना है, सिर्फ आपका जो है काम आसान हो जाए, सारी चीज़ों को आपको स्क्रैच से कोड लिखना ना पड़े। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे देखिए प्रीडिफाइंड जो फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया ना 2 टाइप के होते हैं। ये फंक्शन क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रीडिफाइंड, पहले से बने होते हैं, और एक होता है यूजर डिफाइंड, मतलब यूजर इसको बनाता है। ठीक है, वी मेक, हम लोग इसको अपने से बनाते हैं। देखिए प्रीडिफाइंड में मैंने बता दिया ना कि लाइब्रेरी फंक्शन आएंगे डिक्लेयर, और जिसका कि हेडर फाइल जैसे आप लोग लिखते हैं ना #include stdio.h, ये आप लोग लिखते होंगे हर प्रोग्राम में। तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये एक आपका हेडर फाइल है। ये क्या है, हेडर फाइल है। तो इसमें आपका जो है, जैसे प्रिंटअप स्कैनअप यूज़ करते हैं ना आप लोग, प्रिंटअप और स्कैनअप ये सब यूज़ करते हैं आप लोग, तो इसका जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है, इसमें डिक्लेरेशन है, और इसका डेफिनेशन जो है लाइब्रेरी फाइल्स में होता है। तो आप लोग सिर्फ इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं इसका वर्किंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें पहले से बना दी गई हैं कि आप लोग सिर्फ प्रिंटअप और स्कैनअप डायरेक्ट यूज़ करें, और आपका काम जो है फटाफट से आसानी से कोड चल जाए। तो इसके पीछे की भी कोडिंग लिखी गई है। प्रिंटअप स्कैनअप जो आप लोग यूज़ करते हैं, ढेर सारे और भी फंक्शन हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन जो आप लोग यूज़ करेंगे, उसके बैकएंड का आप लोग नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब जब हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को समझाएंगे इसके पीछे बैकएंड की कोड कैसे लिखी जाती है। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। अब मैं बात करूँगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड मतलब जो हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि यूज़र डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वो फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं। देखिए मैंने एक यहाँ पर फंक्शन का एग्जांपल लिया, मैंने एक बनाया है गेट एरिया ऑफ स्क्वायर, एक फंक्शन बनाया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फंक्शन मतलब वो कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से एक इनपुट लिया है, इसको फंक्शन पैरामीटर कहते हैं, जो हम इनपुट लेते हैं, और ये जो रिटर्न करेगा फंक्शन उसको रिटर्न टाइम बोलते हैं। ये फंक्शन का हमारा नाम है। और यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल बनाया है एरिया नाम का, ये देखिए वेरिएबल के यहाँ डिक्लेयर कर दिए हैं कि एरिया नाम का एक वेरिएबल बना दीजिए। यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पर मैंने एरिया नाम के वेरिएबल में साइड को मल्टीप्लाई किया साइड से, क्योंकि आपको पता है कि एरिया इसका क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, उसको कैलकुलेट करके एरिया को रिटर्न कर दिया, इसको रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये था आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया, वो फंक्शन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। तो ये हम अपने से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ हम लोग अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। अब मैं बात करूंगा प्रिंटअप क्या होता है। मैंने अभी बताया ना प्रिंटअप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब इसके थोड़ा सा डीप में मैं चलता हूँ। ठीक है, प्रिंटअप के डीप में चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं प्रिंटअप एक कीवर्ड नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आया तो गलत मत कीजिएगा। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जब भी पूछा जाए ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, अब इसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ मैसेजेस प्रिंट कराने के लिए। मैसेजेस भी कई तरह के होते हैं। एक टेक्सचुअल मैसेज हो गया, जैसे सिंपल यहाँ पर देखिए मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया है, /n लगा के नए लाइन में हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा मैसेज प्रिंट करा दिया है, अनदर लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो दूसरे लाइन पर ही प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोग प्रिंट कराने के लिए। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है,
जैसे कोई चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको प्रिंट कराने के लिए, जैसे हम लोग बोल दिए %d, यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंटअप के अंदर लिख दिया, %d, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख दिए 2 + 3 × 5, तो ये कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन हमारा। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ये सारे एडवांस लेवल आपको धीरे धीरे जैसे आप लोग चलते चलेंगे आगे कोर्स में बढ़ेंगे उसके साथ पढ़ाई जाएंगी। तो अभी मैं सीधे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले ही आप लोगों को हार्ड नहीं कर दे रहा हूँ, सो दैट अगर अभी मैं हार्ड पढ़ाने लगूंगा तो आप लोग छोड़ के कोर्स भाग जाएंगे। तो इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए, सारी चीज़ें बेसिक से चलें, इसलिए मैं आप लोगों का अभी फाउंडेशन क्या कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। एक बार आपका फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो गया अच्छे से, तो उसके बाद आप लोग कितना भी ऊपर जा सकते हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अपना खुद का एक बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अभी मैं आपका क्या कर रहा हूँ, अभी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों का फाउंडेशन एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कोई भी जो है उतना प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा जब आप लोग नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग, हार्ड लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ %d लगा के। डबल इन्वर्टेड कामा में याद रखिएगा, इसको बहुत लोग गलत कर देते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा में ये %d, %f ये सब यूज किया जाता है। ओके, तो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, अगर एक वेरिएबल है तो ऐसे, 2 वेरिएबल है तो ऐसे, जितने वेरिएबल होंगे उतना उसके हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका एनालॉजी समझा देता हूँ बैकएंड में कैसे वर्क होता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं A B C, तो यहाँ पर मेमोरी में A B C 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए। ओके, फिर क्या हुआ, A में मैंने 12 रखा, वहाँ पर 12 हो गया, B में हमने 14 रखा, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर A वेरिएबल में 12 चला गया, B में 14 चला गया। फिर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि C में असाइन कर रहा हूँ A इंटू बी का मल्टीप्लाई करके C में मैंने असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए A इंटू बी का मैंने प्रोडक्ट किया, उसको C में असाइन कर दिया, 168 हो गया। ओके, फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ कि A की वैल्यू प्रिंट करो, B की वैल्यू प्रिंट करो और A इंटू बी की वैल्यू प्रिंट करो। तो यहाँ पहला देखिए यहाँ पर इसका %d यूज हुआ है A की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। फिर दूसरी बार जब मैंने %d यूज़ किया है B की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। तीसरी बार जब मैंने %d यूज़ किया है C की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रिंट आउट हो जाएगा 12, 14 और 168। तो ये था मतलब बेसिक कि आप लोगों को बताना था कैसे कैसे प्रिंट ऑफ वर्क करता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बहुत लोग कभी बार ये गलती कर देते हैं कि वेरिएबल 2 है और प्रिंट करा रहे हैं 3 बार %d लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपका एरर आ सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी बार ही आप लोग %d लगाइएगा। जैसे अगर आपका इंटीजर है तो %d लगाइए, नहीं तो फ्लोट वैल्यू है तो %f लगाइए, नहीं तो कैरेक्टर वैल्यू है तो %c लगाइए। अभी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जहाँ कहाँ आप लोग एरर गलती कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, तो स्केप सीक्वेंस क्यों यूज होता है, आपका जो आउटपुट का फॉर्मेट है उसको बेहतर बनाने के लिए स्केप सीक्वेंस का यूज़ क्यों होता है। जैसे आप लोग को आउटपुट पे चाहिए कोई चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज वे में चाहिए, कोई चीज़ यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, नेक्स्ट लाइन नए लाइन पे चाहिए, यहाँ से ख़त्म होकर नए लाइन पे प्रिंट कराना है, तो मतलब उसको एक मतलब कहते हैं ना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपना जो आउटपुट हो उसको अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि स्केप सीक्वेंस होता क्या है। तो ऐसे कैरेक्टर जिसके साथ बैक स्पेस लगा होता है, ठीक है। जैसे मैं इसके अगर मैं एग्जांपल दूँ /n, तो ये क्या है, एक स्केप सीक्वेंस है। /t, तो ये स्केप सीक्वेंस है। इसका यूज होता है कि न्यू लाइन में आप लोग को प्रिंट कर देगा। इसका मतलब होता है कि नया थोड़ा सा एक मतलब 4 स्पेस दो, ये 4 स्पेस लेता है, इसको बोलते हैं टैब। तो 4 स्पेस के बाद नया वैल्यू प्रिंट कराएगा, यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेगा, इतना स्पेस छोड़ देगा। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर कि बैक स्पेस। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि कैरेक्टर सच एज बैक स्पेस कंट्रोल स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर ले रहा हूँ सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ वाइट, या ये सही रहेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर कलर दूसरा कलर ले लेता हूँ, येलो कलर का। ये भी सही नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको और लेता हूँ कलर। चलिए मैं यही ले लेता हूँ। ओके, तो आप बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि ये देखिए जो है कि यहाँ पर ओके, चलिए देखिए यहाँ पर इसका कोई विजुअल इमेज नहीं होता। जैसे ये सब हो गया, इसको आप प्रिंट नहीं करा सकते, बस इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। इसका सबसे मेन पॉइंट आप लोग याद करिएगा, यहाँ पर देखिए स्केप सीक्वेंस इसको जो होता है बोलते हैं ना, ये हमेशा \n से मतलब बैकस्लैश से ही जिसके सामने लगा होगा समझ लीजिएगा वो स्केप सीक्वेंस है। ये जरूर लगा होगा, n होगा,
टी लगा होगा या तो उसके सामने और कुछ भी लगे होंगे, तो समझ लीजिएगा कि वो एक एस्केप सीक्वेंस है। इसका यूज़ करेंगे हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए, हमारा आउटपुट कैसा दिखेगा। तो आगे उसके अभी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल है यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस का। देखिए क्या क्या है। स्लैश एन, यहाँ पर मैंने लिखा है स्लैश एन, यहाँ पर स्लैश एन न्यू लाइन को प्रिंट कराने के लिए, न्यू लाइन में जो भी रहेगा न्यू लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर स्लैश टी है तो हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब वहाँ पर 4 स्पेस छोड़ के आगे प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर बैक स्पेस, एक पीछे का कैरेक्टर गायब हो जाता है। डबल कोट्स यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए, इसका मतलब होता है सिंगल कोट्स को प्रिंट कराने के लिए ऊपर चले जाते हैं। ये बैक स्लैश, ये डबल बैक स्लैश है तो एक बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराने के लिए होता है। ये बैक स्लैश आर है, मतलब रिटर्न करने के लिए होता है। ये बैक स्लैश ए है। तो बहुत तरह के होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अभी प्रोग्राम करेंगे तो हम लोग समझेंगे काफ़ी अच्छे से, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ इसको एग्जांपल क्यों लिया हूँ, ये कार मैकेनिक के जो टूल हैं, तो ये ढेर सारे टूल मैंने एग्जांपल में क्यों लिए हैं, क्यों, क्योंकि सबका यूज़ अलग अलग है। आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर या जो एस्केप सीक्वेंस मैंने बताया है उसको अपने ही नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जैसे कि हर टूल का अपना अपना यूज़ होता है, ओके। हर टूल का अपना एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, कौन से टूल को कहाँ यूज़ करना है सो दैट हमें बेटर रिजल्ट मिले। तो वैसे ही आपका जो ये मैंने आपको बताया एस्केप सीक्वेंस, उसको भी वैसे ही आपको यूज़ करना है। कौन सा जहाँ पर ज़्यादा नीड हो वहाँ पर आप लोग यूज़ करेंगे काफ़ी बेटर रिजल्ट आउटपुट पाने के लिए, ओके। तो अब आते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मैं C++ में कोड लिखा हूँ, आप लोग C में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सी आउट लिखा है मैंने, इसकी जगह पर आप लोग प्रिंटफ लिख सकते हैं, ओके। प्रिंटफ लिखने के बाद डबल काम इसमें ऐसे इसमें डबल कोट्स में सारी मैसेज को लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्लैश एन लगाया है। यहाँ पर आएंगे तो स्लैश एन लगाया है, तो इसका मतलब न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। जितना इतना मैंने लिखा है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है आफ्टर, यहाँ पर देखिए उसके बाद मैंने एक हॉरिजॉन्टल टैब लगाया हुआ है। मेरा मार्कर यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। या देखिए ये स्लैश टी लगाया हूँ, इसका मतलब 4 स्पेस छोड़ के आगे से यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होगा। नाउ हियर आई वांट एंड बैक स्लैश। अब यहाँ पर देखिए ये डबल बैक स्लैश लगाया तो इसका मतलब एक बैक स्लैश आगे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगा डबल कोट्स को प्रिंट कराने के लिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक डबल कोट्स प्रिंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सबसे पहले आपको रन करा के दिखाता हूँ, इसका आउटपुट दिखती है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा होगा, आई होप नहीं दिख रहा होगा, बहुत स्मॉल है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो स्लैश एन लगाया था उससे लाइन चेंज हो गई, ओके। उसके बाद मैंने जो स्लैश टी लगाया था तो यहाँ पर जो है स्पेस आ गया, 4 स्पेस आ गया। और यहाँ पर उसके बाद आने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए बैक स्लैश को प्रिंट किया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे देखेंगे तो डबल कोट्स को प्रिंट किया गया है, यहाँ से डबल कोट्स को प्रिंट किया गया है, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ आएंगे तो सिंगल कोट्स को प्रिंट किया गया है, यहाँ पर सिंगल कोट्स को प्रिंट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो क्वेश्चन मार्क को प्रिंट किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को प्रिंट किया गया है। तो इस तरह से होता है। आप लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को कि सारा अपना जो है अपनी तरह से यूज़ करिए इसको अपने प्रोग्राम में, और समझ में आएगा आप लोगों को, डेफिनेटली समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग स्कैनफ की बात करते हैं, ओके।